Good morning, students. We learn about the living words, and uh, yesterday we learned diversity in the living word or biodiversity. So today we learn about causes of biodiversity loss. बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का क्या कारण है? पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी को देखा था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो उनकी स्पीसीज़ पाई जाती है, इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी स्पीसीज़ प्लांट्स के और एनिमल्स के जो है वो डिसअपेयर हो चुकी हैं, वैनिश हो चुकी हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसका कॉसेस क्या है? तो फर्स्ट इज़ द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. It is the main reason of biodiversity loss. For example, tropical rainforest. In the previous era, it is spread about approximately 40% region in our earth, but that day it is only 6% is situated in our earth. The biggest rainforest is situated in Amazon, and in our India only one rainforest, Silent Valley, is situated in Kerala. ओके, तो सबसे जो मेन रीज़न है हैबिटेट लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. उनका जो आवास स्थान है, अगर आपको कोई घर से निकाल दे तो आप कहाँ रहोगे, है ना? तो यही हुआ है कि जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो डाइवर्सिटी है उनके लॉस का मुख्य कारण उनका जो आवास स्थान है या हैबिटेट है उसका छीन जाना है. सब पहले जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो हमारे अर्थ में लगभग 40% भाग में फैला हुआ था, जो कि अब सिमट कर ओनली 6% ही रह गया है. अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड देयर. और इंडिया में केवल साइलेंट वैली जो कि केरल में सिचुएटेड है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना. एंड द सेकेंड कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन. The human beings are used in nature for their needs of food and residence and other requirement of life, and they are extra uses of natural resources. That's the reason of vanish of passenger pigeon, stealers, sea cow, and many more sea fishes are vanished. That's why. And other or they are situated in the border of Venice. बहुत ज़्यादा मनुष्य का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ने के कारण मनुष्य के जो नीड्स हैं, डेली लाइफ के नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल फूड का, रेसिडेंस का, और भी अदर नीड्स है. फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, कॉलेज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा आर कंस्ट्रक्टेड टू फुलफिल देयर नीड्स. तो इसके लिए इंसान जो है वो जंगलों को काट रहा है, और इससे जो जंगल की विभिन्न स्पीसीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो जो है वो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, है ना. बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है इनसे होने लगा है. इसका एग्जांपल पैसेंजर कबूतर यानी पिजन एंड स्टीलर्स, सी काऊ, और बहुत सारे जो सी फिशेस हैं, ओशियन फिशेस हैं, वो उनकी जो स्पीसीज़ हैं वो वैनिश हो गई है या फिर वैनिश होने के कगार पर है. एंड द थर्ड वन इज़ द को एक्सटिंक्शन. व्हेन the species of plant or animals are vanished, then other species of animals or organization are also vanished.
अगर कोई एक जीव की प्रजाति विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसके साथ उस पर जो डिपेंड होने वाली जो स्पीसीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, इधर प्लांट और एनिमल्स, दे आर आल्सो वेनिस्ड, वो भी विलुप्त हो जाती है, क्योंकि वो टोटल उस पर डिपेंड रहती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक पॉन्ड में या एक जो भी वाटर इन्वायरमेंट है उसमें एक फ़िश जो है वो वेनिश हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उस पर डिपेंड जितने भी अदर एनिमल्स हैं या उससे जो रिलेटेड हैं, वो सभी भी वहाँ से क्या हो जाएंगे, वेनिश हो जाएंगे। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ द एलियन स्पीसीज इन्वेशन। व्हेन द foreigner species are enter in any environment, and they are rapidly growth in new environment, and the local environment they are inhabited in that environment are vanish। जैसे जब अगर बाहर से कोई स्पीसीज़ को हम किसी दूसरे नए एटमॉस्फेयर में लाते हैं, इन्वायरमेंट में लाते हैं, तो वहाँ पर नए इन्वायरमेंट में उसको ग्रोथ करने के लिए सूटेबल अगर मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है, बहुत ही तेज़ी से, स्पीड से ग्रोथ करता है, जिसके कारण वहाँ जो पहले से लोकल जो वहाँ पे स्पीसीज़ था, है ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होने लगता है, उसके लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि उसका जो भी रिक्वायरमेंट था वो जो नया स्पीसीज़ वहाँ पर आया है वो ले लेता है, जिससे उसके लिए वो क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है स्पीसीज़ को अपने आप को बचाए रखना। फॉर एग्जांपल के लिए कांग्रेस घास होता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, लेंटाना कामारा, जलकुंभी, ये सब जो है क्या होता है कि बाहर से एक शो के लिए प्लांट लाया गया था, जो बंगाल में हमने पहले भी पढ़ा था, बंगाल का आतंक के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पर लाया गया, तो वो जो प्लांट है वो क्या हुआ कि तेज़ी से उस वाटर फील्ड में फैल गया, और वहाँ जिससे उस वाटर इन्वायरमेंट में, उस पॉन्ड के इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया, और फिर वो वहाँ पर वो जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या हुआ, ख़त्म हो गया, है ना। अफ्रीकन कैटफिश को जब भारत में लाया गया तो इंडिया के जो रिवर्स हैं उनमें पाए जाने वाले जो मूल कैटफिश है उसके इंडिविजुअलिटी पर संकट आ गया, प्रॉब्लम आ गया, और वो जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, then we learn conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity is conducted by two ways, in situ and ex situ. What is in situ and what is ex situ? In situ is the environment or environment or atmosphere where the organisms are protected are called in situ in situ। in situ का मतलब होता है स्व स्थाने, मतलब उसी स्थान पर, जिस स्थान पर वो ऑर्गेनिजम्स मूल रूप से होता है, वो रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एनिमल को ले लें हम, एक टाइगर है ना, बंगाल टाइगर, बंगाल के फॉरेस्ट में वो उसका जो है वो क्या है, घर है। तो बहुत सारे शिकारियों के शिकार करने के कारण इसका जो स्पीसीज़ है वो धीरे धीरे वैनिश होते जा रहा था। तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें वहीं पर ही, बंगाल के जो फॉरेस्ट है वहीं पर उनको प्रोटेक्ट किया गया। दैट इज़ कॉल्ड इन सिटू। ठीक है, उसी जगह पर जहाँ पर वो है जीव, वहीं पर उसको बचाना इन सिटू कहलाता है। एंड जब उसको उसके इस स्व के स्थान से ले जाकर किसी दूसरे जगह पर उसको प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है, एक्स सिटू कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे
चिड़ियाघर है ना। बॉटनिकल गार्डन में पौधों को अलग से उसको बचाने के लिए उसका प्रोडक्शन किया जाता है, या जूलॉजिकल गार्डन में जो जीव ख़त्म होने वाला है उसको बचाने के लिए वहाँ पर उसको रख के उसकी देखभाल की जाती है, और रिप्रोडक्शन के द्वारा उसके जो स्पीसीज़ है उसको बढ़ाया जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है, तब वो क्या कहलाता है, एक्स सिटू कहलाता है। ओके, and then we know necessity of classification. What is the importance of classification? All the organisms on earth exhibit variation in terms of their size, external appearance, internal structure, physiological process, adaptation to environment and form of reproduction. सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ में पाए जाते हैं, वो अभी हमने बायोडाइवर्सिटी में देखा कि ये डिफरेंट साइज के, है ना, साइज, शेप, इनका हैबिटेट, इनका इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। प्लस जो इस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं उसमें अडॉप्टेशन की भी इनमें क्षमता पाई जाती है। वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डाइवर्सिटी इन लाइफ। तो जो वेरिएशन डिफरेंट स्पीसीज़ में पाया जाता है, ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, इसे ही हम डाइवर्सिटी इन लाइफ या डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमने अभी पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में। द इमेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी we know see a consequence of organic evolution। तो इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी पाने के कारण ही जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो पाया जाता है, और धीरे धीरे जो अर्थ में रहने वाले जीव है उनमें चेंजेस आते जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू स्टडी ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो इतने सारे ढेर सारे डाइवर्सिटी जो पाया जाता है उसका एक साथ स्टडी कर पाना ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है। द वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव पास्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम टू ह्यूमन बींग्स फॉर देयर स्टडी। एग्जाम्पल, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम विथ देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़। अगर हम एक एक जीव का हम बताएं उसके डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ के बारे में तो कितने सारे हो जाएंगे, तो फिर तो बुक पे बुक भरते चले जाएगा और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है ना। Therefore, from the beginning of the human civilization, people felt the necessity for arranging them in different groups by studying not only the morphological aspect but up to some extent their anatomy also। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि सबको कैटेगराइज्ड कर दिया, है ना, सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, तो पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट्स को अगर हम बनाएं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले क्लास वाइज डिवाइड कर देते हैं। ये KG1 का स्टूडेंट है, ये क्लास 5 का है, ये क्लास 11th का है, क्लास 12th का है। देन क्लासेस को हम सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये स्टूडेंट A सेक्शन में है, B सेक्शन में है। तो अगर हम 10th A के या 11th A के स्टूडेंट का हम लिस्ट रजिस्टर में खोजें तो उसमें हमको उस स्टूडेंट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो उनमें सिमिलरिटीज़ थे और डिफरेंसेस थे उसके बेसिस पे उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उसको अरेंज कर दिया। सो बाय स्टडिंग अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट ग्रुप वी कैन form a general idea about the general and anatomical characters of all the members of the group। तो अगर हम एक जनरल आइडिया या जनरल कैरेक्टर को देखें तो उस ग्रुप के सारे
मेंबर्स का हमको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर 11th का रजिस्टर उठाएं तो हमको पता चल जाएगा कि ये सारे स्टूडेंट जो है वो 11th क्लास में पढ़ते हैं, मैथ सेक्शन में पढ़ते हैं या बायो सेक्शन में पढ़ते हैं। इनका एक जनरल आइडिया हमको हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है वो ऑर्गेनिजम्स को, जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ वगैरह हैं, उनको सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे ग्रुपों में इनको बांट दिया गया, जिससे कि ह्यूमन बींग्स को इनके बारे में स्टडी कर पाना जो है वो ज़्यादा इजी हो गया। इस प्रकार इसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन में हम इसको ले सकते हैं। Aims and importance of classification. Therefore, classification of all these organisms are necessary to make their study easy. तो इस प्रकार हम ऑर्गेनिजम्स के स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया। इन एडिशन टू इट क्लासिफिकेशन आल्सो मेक्स फॉलोइंग ईजी। और क्या क्या चीज़ें क्लासिफिकेशन से ईजी हो जाता है? इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या करता है, हमको प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाने वाले डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू एस्टेब्लिश द नेचुरल रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एटमॉस्फेयर में स्टेबल करने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है, ये उनका बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम जान सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन किस प्रकार होता है और उनका दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, ये जानने में, ये समझने में हमारी हेल्प करता है। इट गिव अस एविडेंस फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, कैसे एक कोशिकीय जीव से वन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, प्लांट्स बने, एनिमल्स बने, ये सब चीज़ को समझने के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।